स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पिछला वीडियो हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का 2 वीडियो डाला था, जिसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई थी। आज उसी कॉन्टिनेंट के विभिन्न देशों को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें मेरा यह पहला वीडियो ब्राज़ील कंट्री पर बनाने जा रहा हूँ मैं। देखिएगा, ये हमारा मैप जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। इस मैप में सबसे पहला कंट्री जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपका ब्राज़ील है, जो कि आपका ये दिख रहा होगा। ये टोटल जो कंट्री है ब्राज़ील है। इस कंट्री को मैं पढ़ाऊँगा। इसके संदर्भित कुछ थ्योरी मैंने तैयार की है, उसको बताऊँगा। चाहे तो आप उस थ्योरी का एक नोट्स बना सकते हैं, आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे वो नोट्स। उसके बाद मैं बारी बारी से हर तथ्य को मैप पर भी समझाते चलूँगा। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। यह देश जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लगभग 10 देशों से इसकी सीमाएं मिलती है। मैंने बताया था, या थ्योरी में मैं आगे बताऊंगा। बस 2 देश इस कॉन्टिनेंट के, एक चिली है। इस कॉन्टिनेंट के 2 देश, ये हमारा चिली हो गया, चिली और इक्वाडोर। ये 2 देश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देशों से इसकी सीमाएं मिलती है। देखिएगा कौन कौन सी देशों से इसकी सीमाएं मिलती है। ये हमारा पेरू से इसकी सीमा मिलती है, बोलिविया से मिलती है, पराग्वा से मिलती है, उरुग्वे से मिलती है, अर्जेंटीना से मिलती है, कोलंबिया से मिलती है, वेनेजुएला से मिलती है, गुआना से मिलती है, सूरीनेम से मिलती है और फ्रेंच गुआना से मिलती है। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देशों से इसकी सीमाएं मिलती है। 10 देशों से इसकी सीमाएं मिलती है। और कितने देशों से नहीं मिलती है? 10 से मिलती है और 2 देशों से इसकी सीमाएं नहीं मिलती है। तो अगर आप 2 देश की सीमाएं नहीं मिलती है ये याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 देश जिससे इसकी सीमाएं नहीं मिलती है वे कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा क्या है? चिली है, और दूसरा हमारा क्या है? इक्वाडोर है। ये 2 देश से इसकी सीमाएं नहीं मिलती है, इक्वाडोर और चिली। बाकी 10 देश से इसकी सीमाएं मिलती है, जो कि आपको मैंने मैप पर बता दिया। उसके बाद आइए कुछ थ्योरी को देखते हैं, फिर उसको बारी बारी से मैप पर समझेंगे। देखिएगा आपके सामने ब्राज़ील देश का मैंने नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स को समझेंगे, और इस नोट्स को चाहे तो आप अपने बुक में लिख सकते हैं शॉर्ट नोट के माध्यम तरह से। इसको आप आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील जो देश है, इस देश के जो ब्राज़ील शब्द है, इस वर्ड का जो है ब्राज़ील नाम का वुड पाया जाता है इस कंट्री में, जिसको ब्रासील बोलते हैं, जिसको ब्रासील नाम का लकड़ी, इसको किसी किसी बुक में पाउ ब्रासील भी नाम दिया गया है। इस लकड़ी के नाम पे इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है, और ये जो ब्रासील लकड़ी है ये रेडवुड यानी लाल रंग की लकड़ी होती है। और इसी का ब्रासील वुड का मतलब जो होता है हार्ड वुड होता है। ये कठोर लकड़ी होती है जो कि ब्राज़ील में पाई जाती है, और इसी कठोर लकड़ी ब्रासील के नाम पर इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा है। इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा है। ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्रासिलिया है। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया है। याद रखिएगा, मैप पे मैं इसके कैपिटल को भी दिखाऊंगा। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, और इस कंट्री का, इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है। लेकिन अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत से ये 2.5 गुना से भी अधिक बड़ा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से, तो भारत से ये 2.5 गुना से भी ज़्यादा अधिक बड़ा है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की जनसंख्या से 1/6 भाग से भी कम इसकी जनसंख्या है। यह जो ब्राज़ील देश है
इस देश से विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको पढ़ाया था मैंने, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के भी मैप पर भी बताया था, एवं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों इस देश से गुजरती है। ब्राज़ील से 2 मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है, इस कॉन्टिनेंट से भी दोनों गुजरती है, एक 0 डिग्री इक्वेटर और एक 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसकी सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी 10 देशों से मिलती है, जो कि मैंने आपको अभी मैप पर बताया। साउथ अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भाषा जो है और संस्कृति पुर्तगाली है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के टोटल जो 12 देश है उसमें से एक ऐसा मात्र देश है जिसकी भाषा और संस्कृति क्या है, पुर्तगाली है। रोमन कैथोलिक धर्म मानने वाले लोगों की जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। रोमन कैथोलिक धर्म मानने वाले लोगों की जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। नॉर्थ में कैरिबियन सागर है, इस कंट्री के नॉर्थ में कैरिबियन सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कैरिबियन सागर, कैरिबियन आइलैंड मैंने बताया था आपको, वेस्ट इंडीज वगैरह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले वीडियो में, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ईस्ट में यानी पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ये चीज़ें मैप पर भी मैं आपको समझा दूंगा। अब आती है सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भौतिक विभाजन। इस देश को पढ़ने के दृष्टिकोण से फिजिकल डिवीजन किया गया है। ये जो है फिजिकल मैप पर मैं समझाऊंगा कि भौतिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट है अमेजन बेसिन, दूसरा है ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, जिसको मैंने बताया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले वीडियो में, और तीसरा है तटवर्तीय प्रदेश। ये 3 भागों में बांटकर अगर इसको पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन को एग्जाम में हम सोल्व भी कर पाएंगे। सबसे पहला अमेजन बेसिन थ्योरी को देखेंगे, फिर इसको मैप पर भी देखेंगे। अमेजन बेसिन में कहता है इसका विस्तार एंडीज पर्वत से कैरेबियन सागर तक है। अमेजन बेसिन जो है, इस बेसिन से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन के नॉर्थ में गुयाना की उच्चभूमि या गुयाना हाईलैंड्स है, और साउथ में इसके ब्राज़ील उच्चभूमि यानी ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। ये भी बातें मैं मैप पर आपको दिखाऊंगा। गुयाना के पठारी भाग के शुष्क भाग को सिरटाओ कहते हैं, याद रखिएगा। गुयाना जो है, गुयाना हाईलैंड्स में बताया था आपको, अगर इसका डिटेल मैं आपको वेनेजुएला वगैरह कंट्री पर आऊँगा, कोलंबिया, तो उसमें बताऊँगा। इसके शुष्क भाग को सिरटाओ कहते हैं, और इसी सिरटाओ के अधिक समय तक जहाँ पर वर्षा नहीं होती है तो सूखा और अकाल ज़्यादा पड़ता है, तो उस क्षेत्र को सूखे और अकाल का बहुभुज यानी पॉलीगन ऑफ ड्रॉट्स कहा जाता है। पॉलीगन ऑफ ड्रॉट कहा जाता है, यानी सूखे और अकाल का बहुभुज कहा जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है ब्राज़ील का पठार, तीसरा हमारा आता है तटवर्तीय प्रदेश। एक बार इसको मैप पर देखेंगे, फिर ब्राज़ील के पठार की तरफ बढ़ेंगे। आइएगा एक बार इसको मैप पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये हमारा ब्राज़ील का फिजिकल मैप है। इसको पढ़ने के दृष्टिकोण से मैंने जो भाग में बांटा था उसको मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिएगा, अमेजन बेसिन मैंने बताया कि ब्राज़ील को पढ़ने के लिए फिजिकली 3 भाग में बांटा गया। पहला हमारा क्या पढ़ा बताया मैंने, अमेजन बेसिन 1 नंबर पे बताया था। दूसरा मैंने बताया था ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ील की उच्च भूमि, ब्राज़ील का पठार, ये हमारा। तीसरा हमने बताया था इसका जो है तटीय प्रदेश है। यानी देखिएगा, यहाँ पर ये भूरा कलर और ग्राउंड कलर कोस्टल एरिया में, यहाँ हमारा ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के बाद क्या है, ब्राउन कलर है। तो जो ग्रीन कलर वाला एरिया है ये समतल क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है और समतल क्षेत्र है। इसी को तटीय प्रदेश कहते हैं, ब्राज़ील का तटीय प्रदेश। उसके बाद हमारा ये जो ब्राउन कलर वाला एरिया है, ये जो ब्राउन कलर, ये जो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का हिस्सा है। ब्राज़ीलियन, ये जितना भी ब्राउन कलर वाला एरिया है ये सब ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का हिस्सा है, यानी ब्राज़ील का पठार है। ये सब क्या है, ब्राज़ील का पठार है। तो ये अटलांटिक महासागर हमारा, ये टोटल ये हमारा अटलांटिक महासागर, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स यानी ब्राज़ील के पठार के बीच में ये जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र तटीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर मुख्य रूप से अधिक जनसंख्या निवास करती है ब्राज़ील की। देखिएगा, यही हमारा तटीय क्षेत्र है। ये क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है किनारे किनारे, यही कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र है जहाँ की ब्राज़ील की अधिक जनसंख्या निवास करती है।
तो आपको अमेजन बेसिन पढ़ाया, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स बताया, और तीसरा चीज़ हमने क्या बताया, तटीय प्रदेश, जो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों भाग को देखते हैं थ्योरी पर ज़रा। अमेजन का बेसिन बता दिया, अभी हमारा बारी है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स यानी ब्राज़ील के पठार के बारे में जानना। ब्राज़ील का पठार जो है, ब्राज़ील का पठार, एक मिनट, हाँ आ गया। ब्राज़ील का पठार रवेदार कायांतरित शैलों से निर्मित है, जो कि गोंडवानालैंड का हिस्सा है। आपको गोंडवानालैंड क्या है, अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने वहाँ पर गोंडवानालैंड के बारे में बताया है, कैसे ये धरती पर जितने भी भूमि है, पहले पैंजिया थी, पैंजिया कैसे बट के 2 हिस्सों में बटा था, उसका चर्चा मैंने किया है। तो ब्राज़ील का पठार रवेदार कंतराती शैलों से बना है, गोंडवानालैंड का हिस्सा है। सर्वोच्च शिखर इसका बैडिरिया है। इस ब्राज़ीलियन हाईलैंड का सबसे ऊंचा शिखर बैडिरिया है, जिसकी ऊंचाई 2890 मीटर लगभग है। और इस पठार का जो आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। पूर्वी पठारी भाग अधिक ऊंचा है, वहाँ से जो है पूर्वी पठारी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण अमेजन बेसिन की तरफ इसका धीरे धीरे ढाल है। इस ढाल के कारण अमेजन की अनेक सहायक नदियाँ और अन्य नदियाँ यहाँ से निकलती है, जो कि ब्राज़ील के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वहाँ के जल की उपलब्धता को लेकर। उसके बाद अभी मैप पर हमने बताया था ब्राज़ील का तटीय मैदान। ये तटीय मैदान जो है पठारी भाग को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। मैंने बताया था ये जो हमारा ब्राज़ील ऐसा कंट्री था, तो इस साइड में हमारा अटलांटिक महासागर था और इस ऐसा तटीय प्रदेश से सटे हुए ये हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स था। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और अटलांटिक महासागर को अलग कौन कर रहा है यहाँ पर? यही हमारा तटीय प्रदेश इस दूसरों को अलग कर रहा है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ लिखी हुई है कि पठारी भाग को और अटलांटिक महासागर को अलग करती है कौन? ब्राज़ील का तटीय मैदान। पोर्ट लीजा, सल्वाडोर, रियो डी जेनेरियो, नाम सुनागा आपने, ओलंपिक का गेम हो चुका है। ब्राज़ीलिया यानी ये अपना कैपिटल हो गया ब्राज़ील का, ये कैपिटल हो गया। सेंटोस और पोर्ट अलेग्रे प्रमुख नगर जो है इसी तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र में स्थित है। सबसे बड़ा नगर ब्राज़ील का जो है रियो दी जेनेरियो है। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है और वर्ल्ड के सबसे बहुत प्रमुख नगरों में से एक इसे माना गया है। उसके बाद इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, इसके जलवायु से संबंधित बातें, इसकी भौगोलिक स्थिति के संबंधित बातें कुछ और आगे देखेंगे। कहता है कि विषुवत-रेखीय जलवायु का विशिष्ट प्रभाव है। इस कंट्री में विषुवत-रेखीय जलवायु का विशिष्ट प्रभाव है, क्योंकि यहाँ इस कंट्री से जो होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध होता है और दक्षिणी पूर्वी भाग में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। विषुवत-रेखीय जलवायु कहने का मतलब क्यों हो गया? क्योंकि इस कंट्री से विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरने के कारण इसे विषुवत-रेखीय जलवायु का विशिष्ट प्रभाव या उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बोल सकते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग यानी साउथ में इधर जो भाग है, इस क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। औसत वर्षा इस कंट्री में 200 से 500 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। देश के आंतरिक भाग में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, जिसे कटिंगा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कटिंगा कहा जाता है। अमेजन बेसिन में सघन वर्षा वन पाया जाता है, जिसे सिलवास भी बोलते हैं, और वहाँ से पाई जाने वाली लकड़ी को सिलवास लकड़ी भी कहा जाता है। इसको भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। ब्राज़ील के पठार पर कम वर्षा होने के कारण घासें जो है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में पाई जाती है। इस प्रदेश को कंपोस्ट कहा जाता है। इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट। याद रखिएगा, पठारी भाग में जहाँ घास का मैदान पाया जाता है उसे कंपोस्ट कहा जाता है। अधिकांश मिट्टियाँ यहाँ लैटेराइट, यहाँ की मिट्टी जो है लैटेराइट किस्म की होती है। अधिकांश किस किस्म की होती है? लैटेराइट किस्म की होती है। अमेजन एवं सहायक नदियाँ जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती है, जिससे अमेजन बेसिन के सघन वनों का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है।
उसके अलावा गहरे काले रंग की उपजाऊ मिट्टी, गहरे काले रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? टेरा रोसा कहा जाता है। और इस टेरा रोसा मिट्टी में जो है उत्तम किस्म की कॉफ़ी का यानी कहवा की खेती होती है। इसी टेरा रोसा मिट्टी में कहवा की खेती होती है। विश्व में प्रथम स्थान रखता है ब्राज़ील कहवा की खेती में। उसके अलावा कुछ अन्य फसलें यहाँ उगाई जाती है, जैसे तंबाकू हो गया। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है ब्राज़ील। पहला स्थान कौन सा रखता है? चीन रखता है। उसके बाद करता है मक्का की खेती। मक्के की खेती में विश्व में ये तीसरा स्थान रखता है। और कोको की खेती में भी विश्व में तीसरा स्थान रखता है। नारियल की खेती में विश्व में इसका स्थान चौथा है। नारियल की खेती में विश्व के इसका स्थान चौथा है। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य देखते हैं इसको। ब्राज़ील का प्रथम नकदी फसल जो है, ब्राज़ील का प्रथम नकदी फसल कौन सा है? कपास है। कहवा यानी कॉफ़ी है, सॉरी कपास नहीं, कपास दूसरा है। प्रथम नकदी फसल क्या है यहाँ का? कॉफ़ी का है। और दूसरा नकदी फसल यहाँ कपास है। नकदी फसल पहला हमारा क्या है? कॉफ़ी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है विश्व में और इसका एक्सपोर्ट भी होता है। इससे वहाँ आय का भी प्रमुख स्रोत है। ब्राज़ील का आय का भी प्रमुख स्रोत है। कॉफ़ी का बागान यहाँ जो होते हैं उसे फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में साओ पाउलो एक नगर है जो कि मगर रेखा पर स्थित है। ब्राज़ील का सबसे घना नगर ही इसको कहा जाता है। इस साओ पाउलो में कॉफ़ी के व्यवसाय के लिए नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कॉफ़ी के व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है और ये उत्पादित करके ये कॉफ़ी जो है संतोष पोर्ट नामक पोर्ट पे आती है और वहाँ से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है। पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी का एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। और यहाँ साओ पाउलो से संतोष पोर्ट की दूरी 55 किलोमीटर है। और ये 55 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने के लिए यहाँ एक ट्रेन चलाई जाती है जिस ट्रेन का नाम है कॉफ़ी ट्रेन। जिस ट्रेन का नाम क्या है? कॉफ़ी ट्रेन। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इस कंट्री की, यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिजों का भंडार भी है। जैसे लौह अयस्क सबसे प्रमुख खनिज संपदा यहाँ का है। मैग्नीज, तांबा, प्लेटिनियम, सोना, हीरा, टीन, पेट्रोलियम आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जल शक्ति संसाधनों से संपन्न है यह कंट्री। यहाँ पर नदियों का इतना जाल बिछा हुआ है कि स्वाभाविक है कि जल संसाधन यहाँ पर होंगे। अब पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का थोड़ा इस कंट्री में अभाव है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। पराना नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसे इतायुपू परियोजना बोलते हैं। यह विश्व के बड़े परियोजनाओं में से एक है। विश्व के विशालतम परियोजनाओं में इसका स्थान आता है इतायुपी परियोजना, जो कि जल विद्युत केंद्र है। यहाँ से जल से विद्युत बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है। उसके बाद यहाँ की जो जनसंख्या है, जनजाति है, कौन सी लोग यहाँ पर वास करते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया हूँ। मुलाटो नाम का जो जाति है, अब श्वेत निग्रो और श्वेत मिश्रित लोगों को मिला दे तो उन्हें मुलाटो कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मुलाटो कहा जाता है। ये मुलाटो समुदाय जो है, कुल जनसंख्या का 20% मुलाटो समुदाय पाए जाते हैं इस कंट्री में। कुल जनसंख्या का 20% कौन होते हैं? मुलाटो पाए जाते हैं। यह मुख्यतः अटलांटिक तट पर निवास करता है। आपको बताया था ना, पर जो आपको अभी मैं बताया था कि ब्राज़ील का जो तटीय प्रदेश होता है, उसी तटीय प्रदेश जो अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, यहीं पर सबसे अधिक नगर बसा हुआ है और वहीं पर मुलाटो समुदाय निवास करते हैं। उसके बाद रेड इंडियन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था यह मात्र 1% होते हैं कुल जनसंख्या का और अमेजन बेसिन के आंतरिक भागों में ये निवास करते हैं। उसके बाद एक आइलैंड है ब्राज़ील के अंतर्गत में, इला डी क्विमेडा ग्रांडे। यह आइलैंड स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसे सांपों का द्वीप कहा जाता है। यह कौन सा कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में है। इला डी क्विमेडा ग्रांडे। आइए थोड़ा मैप देखते हैं इसका। आपको ये फिजिकल मैप मैंने बताया था। उसके बाद इस मैप पर कुछ और चीज़ें दिख रही हैं जो कि आपको दिखाऊंगा मैं। ज़रा इसको साफ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, सल्वाडोर ये नगर है। मैंने बताया था ब्राज़ील का सबसे घना नगर जो है
साओ पाउलो है जहाँ कॉफ़ी ट्रेड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफ़ी व्यवसाय के लिए, कॉफ़ी ट्रेड के लिए। तो ये आपको साओ पाउलो हो गया। उसके बाद सबसे अधिक जो है रियो दी जेनेरियो सबसे बड़ा नगर है। ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ ओलंपिक हो चुका है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगा, यहाँ रियो दी जेनेरियो है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बंडेरिया यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? ब्राज़ील के पठार की। देखिए यहाँ पर पिको डी बंडेरिया लिखा हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2890 मीटर है, जो कि ब्राज़ील के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है पिको डी बंडेरिया। उसके बाद और भी बातें कुछ देखता हूँ। देखिएगा, ये जो घास के मैदान की मैंने चर्चा किया था, ब्राज़ील में इधर ये वाला जो आपका एरिया है ये अधिक ऊंचा है, ये अधिक ऊंचा है। इधर से इधर ढाल बढ़ा हुआ है, इधर से इधर ढलान है, जिस कारण से अनेक नदियाँ निकलती है। और नदियाँ निकल के ये नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? अमेजन नदियाँ में मिलती है, जिस कारण से इसे अमेजन की सहायक नदियाँ भी बोला जाता है। इस पठारी क्षेत्र से अनेक नदियाँ निकलती है और जाके अमेजन में मिलती है, जिसे अमेजन की सहायक नदियाँ भी बोला जाता है। और कुछ नदियाँ ऐसे भी निकलती है और जाके अटलांटिक महासागर से मिल जाती है। उसे बहुत सारी नदियों को यहाँ पर सोर्स है ये हमारा पूर्वी पठार। उसके बाद कहता है यहाँ जो सवाना घास का मैदान पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि उसके दक्षिण में पंपास है, ब्राज़ील के दक्षिण में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। ये सारी बातें यहाँ है। एक छोटा सा जो अभी मैं आइलैंड बताया, यहीं पे कहीं वो आइलैंड है अटलांटिक महासागर में, जिसे सांपों का द्वीप कहा जाता है, सांपों का द्वीप कहा जाता है। तो इस तरह से इस कंट्री की कुछ बातें मैंने आपको समझाई, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, इस मैप पे जो दिख रहा है ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये दोनों इसी कंट्री से होकर गुजरती है। ये भी बातें आपको मैप पर दिखा दिया मैंने। और भी कुछ बचा हो तो मैं चाहूँ आपको दिखाने का। देखिएगा, इस मैप पे देखिएगा, यहाँ साओ पाउलो दिख रहा होगा, रियो डी जेनेरियो दिख रहा होगा, जो भी सल्वाडोर दिख रहा होगा, जो भी नगरीय देश है सब इसी एरिया में बसे हुए हैं, इसी एरिया में, जिसको तटीय प्रदेश कहा जाता है, जिसको तटीय प्रदेश कहा जाता है। तो आज का वीडियो हमारा ब्राज़ील पर आधारित था। ब्राज़ील से संबंधित बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। अगले वीडियो में अन्य कंट्री की चर्चा, जैसे वेनेजुएला हो गया, गुयाना हो गया, सूरीनेम हो गया, और जितनी भी कंट्री है बारी बारी से सबकी चर्चा मैं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।